हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो स्टैटिक्स चल रहा है ना। नाम लेने का कार्यक्रम बाद में करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्ट पढ़ाई से, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रेंज पढ़ा था। और रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू में से अगर सबसे छोटी वैल्यू हम लोग घटाते हैं तो वो रेंज यानी परास आ जाती है। अगर मुझे रेंज निकालना है तो रेंज यानी कि परास हम लोग इसी को बोलते थे। और ये मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि अगर सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू में से और अगर लोवेस्ट वैल्यू को घटा दोगे, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को घटा दोगे तो रेंज आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज मुझे बताइए क्या होता है? परास का गुणांक मुझे बताइए कितना होता है भाई? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, परास का गुणांक क्या बताया था मैंने? क्या कोई मुझे बताएगा कि परास का गुणांक मैंने क्या बताया था? क्या कोई मुझे बताएगा कि परास का गुणांक मैंने क्या बताया था? मेरे भाई, मैंने बताया था कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाइए और फिर इसे डिवाइड करिए सबसे बड़ी प्लस सबसे छोटी। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि परास का गुणांक। मैं कुछ चीजें रिकॉल कराता हूं आप लोगों के सामने। आंकड़ों के परास को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा दो तो आपके सामने रेंज निकल के आ जाएगी। और फिर मैंने परास का गुणांक आप लोगों के सामने रखा था कि मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम जोड़ दो। ठीक है? आइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था। पहले मैं इसे मेथड से कराऊंगा और फिर मैं इसकी एक ऐसी अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे कि क्या गजब की अप्रोच है ना। पहले मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जो है आज नहीं बेटा, कल खत्म होगा। हम लोग पहले इसे मेथड से समझते हैं। ध्यान दो, तीन संख्याओं का माध्य 16 है। आप लोग जानते हैं कि अगर माध्य 16 दिया हुआ है, औसत 16 दिया हुआ है, तो इसमें संख्याओं की गुणा कर देंगे तो योग हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। अगर औसत में संख्याओं की गुणा कर देते हैं तो योग हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। अगर ये औसत 16 है, तीन संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 में 3 की गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़ों का परास जो है वो 12 है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं इसकी एक अप्रोच भी बताऊंगा, पहले इसकी डिटेल में समझिए। ये तीन वैल्यूज हैं। मैं सबसे बड़ी वैल्यू इसे मान लेता हूं, दूसरे नंबर की वैल्यू इसे मान लेता हूं और सबसे छोटी वैल्यू इसे मान लेता हूं। अब वो मुझसे ये कह रहा है, भैया आंकड़ों का परास जो है वो 12 है, यानी कि परास होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को घटाइए, यानी कि ये आप लोगों को 12 दिया हुआ है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 प्लस सी हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए। उसने कहा है सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच अंतर। सबसे बड़ी संख्या ये है और बीच की संख्या ये है। इनके बीच अंतर जो दिया हुआ है, बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का 3 गुना है। बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का 3 गुना आप लोगों को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब आप एक चीज समझिए कि ये क्या है? a माइनस बी है, यहां क्या है? 3b माइनस 3c है ना। मेरे भाई a की वैल्यू 12 प्लस सी रख दीजिए, रख दी। ये माइनस बी है, उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, 3b और एक बी 4b हो जाएगा। ये माइनस 3c है, ये माइनस 3c है, इधर आके प्लस 3c हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस 4c बराबर 4b हो जाएगा।
अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 4 कॉमन लूं तो यहां क्या बचेगा 3, और 4 कॉमन लूं तो यहां C बचेगा, और 4 कॉमन लूं तो यहां B बचेगा, यानी B की वैल्यू 3 प्लस C आ चुकी, A की वैल्यू 12 प्लस C आ चुकी है, B की वैल्यू 3 प्लस C आ चुकी है। अब हमें तीनों का योग 48 दिया है, तो A की वैल्यू कितनी है 12 प्लस C, B की वैल्यू कितनी है 3 प्लस C, और C की वैल्यू C है, और तीनों को जोड़ के 48 दिया है। 12 और 3 15 होता है, 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 33 बचेगा। C 3C हो जाएगा, यानी C की वैल्यू 11 आ जाएगी, और अगर C की वैल्यू 11 है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब उसने पूछा है संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 23 हो जाएगी। आप कहेंगे जी अगर पेपर में आ गया तो इतना बड़ा कैसे करेंगे, मामला ही पेचीदा हो जाएगा। मैं दोबारा से समझाता हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। भाई इन्हें दिखा लो ना यार, हद दो रखिए इसमें। देखो मेरी बात को दोबारा समझना, कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, सारी चीज समझ में आएंगी। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 16 गुणा 3 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़ों का परास, ये 3 वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, ये उससे छोटी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू। परास होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाइए, वो 12 दिया हुआ है। ये -C है, उधर जाके +C, A की वैल्यू 12 प्लस C आ चुकी है। उसने कहा है सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या के बीच का अंतर, बीच वाली संख्या और उससे छोटी के बीच के अंतर का 3 गुना दिया हुआ है। यहां A माइनस बी, 3 की गुणा B में 3B -3C हो जाएगा। ये मेरे भाई इधर A की वैल्यू रख दो 12 प्लस C, ये -B है, उधर जाएगा +B 4B हो जाएगा, ये -3C, ये -3C है, इधर आके +3C हो जाएगा, 12 प्लस C और 3C 4C हो जाएगा, इधर 4B है, 4 कॉमन ले दिया, ये 3 हो जाएगा, ये C बच जाएगा, 4 कॉमन से कट गया, B की वैल्यू 3 प्लस C आ गई। यहां A प्लस B प्लस C 48 रख दिया, +15 उधर जाके -15, C की वैल्यू 11 आ गई, C की वैल्यू यहां रख दी 12 और 11 23, सबसे बड़ी वैल्यू 23 आ चुकी। मैं आपसे कह रहा हूं एक दूसरा मेथड हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यही देखेंगे सेकंड मेथड, चलाना भाई से। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं बाई ऑप्शन। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। परास को परिसर कहते हैं कि हाँ वो ही होता है भाई, परास परिसर ही होता है। अब देखना बहुत आराम से समझना, 3 संख्याओं का माध्य जो है वो 16 है, यानी 3 संख्याओं को जोड़ के कितना आना चाहिए 48, ये बात समझ में आ गई है। सबसे बड़ी संख्या में 22 मान लेता हूं, एग्जाम्पल सबसे बड़ी संख्या में 22 मान लेता हूं, उसने सबसे बड़ी संख्या ही तो पूछी है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर, बीच की संख्या, अच्छा उसने कहा है आंकड़ों का परास 12 है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर जो आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, तो यहां आपको 10 लेना पड़ेगा, तभी तो 22 में से 10 जाएगा 12 आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए तीनों संख्याओं को जोड़ के 28 आ रहा है, 22 और 10 32 हो गया, तो ये कितना होगा 16 होगा, होगा। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर कितना है 6 है, सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, बीच और सबसे छोटी बीच का अंतर का 3 गुना है, क्या इसका 3 गुना है, नहीं है, ये जवाब नहीं होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त उसे चेक कर लीजिए, इस वाले को मैंने सबसे बड़ी संख्या 21 मान ली, परास जो है वो कितना दिया है 12 दिया है, तो 21 में से 12 गया, ये 9 हो जाएगा, 21 और 9 30 हो गया, तीनों को जोड़ के 48 है, तो ये 18 हो जाएगा। उसने कहा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 है, इन दोनों के बीच के अंतर का 3 गुना है, क्या इसका 3 गुना है, नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा। 23 ले लीजिए मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या, मैंने सबसे बड़ी संख्या 23 ले ली, परास उसने 12 दिया हुआ है, तो ये संख्या कौन सी होगी, ये संख्या हो जाएगी 11, भाई 23 में से 11 जाएंगे 12 बचेगा, 23 ये हो चुकी है, 11 ये टोटल 34 हो गया, 48 में से 34 जाएगा, ये 14 बच जाएगा,
इन दोनों के बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच का अंतर है 13 में से 4 गया 9 बचेगा, है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर है 3। क्या इसका 3 गुना है? बिल्कुल, सब कुछ सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। चलिए, तो ये बाई ऑप्शन आप लोग कर लेंगे और ये मेथड से। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े बेटा। औसत अगर 16 है 3 संख्याओं का, तो औसत में संख्या की गुणा कर देते हैं। 3 संख्या है तो आपके पास योग निकल के आ जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, उसने आंकड़े दिए हुए हैं कुछ आप लोगों को, ये रहे वो आंकड़े जिनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये रहे वो आंकड़े जिनके बारे में बात की जा रही है। उसने कहा है माध्यिका, बहुलक और परास। माध्यिका क्या है? ए को माध्यिका कह रहे हैं, बहुलक को हम बी कह रहे हैं और परास को हम सी कह रहे हैं। और आपसे वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आसान क्वेश्चन है। पहले माध्यिका निकाल दो, ए की वैल्यू। माध्यिका यानी अरेंज करो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में, और जो ठीक बीच वाली वैल्यू है वो मेरे प्यारे दोस्त माध्यिका होगी, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताइए, मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताइए, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 6 इधर कर दीजिए, 6 इधर, 12 हो गई। 7वें नंबर की और 8वें नंबर की का जो एवरेज होगा ना, वही मेरे प्यारे दोस्त माध्यिका हो जाएगी। मीडियन क्या होता है? कैसे निकालते हैं मीडियन? मीडियन में पहले हम अरेंज करते हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक बीच में जो संख्या आती है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। अब 7वीं वैल्यू कौन सी होगी? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2 है। फिर क्या है मेरे भाई? 3 है। 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और 7वीं संख्या एक तो 5 आ जाएगी। 7वीं संख्या एक तो 5 आ जाएगी, और 5 के बाद कौन सी है? 7 है। 8वीं संख्या 7 आ जाएगी। इन दोनों का एवरेज जो होगा ये आपका मीडियन आ जाएगा। आ गया मेरे प्यारे दोस्त मीडियन, यानी ए की वैल्यू आ चुकी है 6। अब बी को उसने बहुलक बोला है। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है? 4 हुआ है। यहां भी है, यहां भी है 2, और एक और जगह था 4। सबसे ज्यादा बार 3 रिपीट हुआ है भाई। फिर तो यहां भी है एक 3, यहां भी है एक 3, यहां भी है 3 बार 3 रिपीट हुआ है, तो बहुलक जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। परास, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा दो। सबसे बड़ी 17 है और सबसे छोटी 2 है। 17 में से 2 गया तो 15 आ जाएगा। सी की वैल्यू जो है वो 15 आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। 6 तिया 18 माइनस 3 दूनी 6 और सी की वैल्यू 15। 18 और 15 33 में से 6 जाएगा तो 27 कितने बच्चों का जवाब आ गया है? ये तो पुराना क्वेश्चन है। क्या इस डाटा की आप मीडियन निकाल लोगे? जी निकाल लेंगे। परास निकाल लोगे? जी निकाल लेंगे। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देंगे। क्या मेरे भाई आप बहुलक निकाल लोगे? जी निकाल लेंगे। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही तो बहुलक होगा। माध्यिका याद है ना? अरेंज कर लेंगे। परास मतलब रेंज, अरेंज कर लेंगे उन्हें। जो ठीक बीच में आएगी वही माध्यिका होगी। अगर ठीक बीच में 2 वैल्यूज हैं तो दोनों का एवरेज माध्यिका होगी। चीजें दिमाग में बैठ रही है ना? तो आप कहेंगे जी बैठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ बेटा, बताओ। इसे तो आप बता ही देंगे। आंकड़ों का परास का गुणांक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? कोफिशिएंट और ऑफ रेंज क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू घटाओ। 60 में से 15 गया, 45 बचा। सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू जोड़ो। 60 में 15 जोड़ा, 75 आ गया। 15 पंजे 75, 15 तिया 45 होगा, 15 पंजे 75 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0.6 हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप पे छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को भी आपके बलबूते छोड़ दूं, आपके भरोसे छोड़ दूं, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया, बताओ आंसर। छोड़ दिया आपके भरोसे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके सामने। यदि किसी वितरण में सबसे बड़ा मान 80 है, सबसे बड़ा मान 80 है, सबसे छोटा मान 20 है, तो वो आपसे फिर से परास का गुणांक पूछना चाह रहा है। फिर से परास का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे भैया जी, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाइए और सबसे बड़े में सबसे छोटा जोड़ दीजिए और आंसर फिर से एक बार 0.6 कह दीजिए। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा जी जब भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछेगा आंसर हमेशा 0.6 आएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, वो बात अलग है कि दोनों का आंसर 0.6 आया है, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बड़े में से छोटा घटाइए अपॉन बड़े में छोटा जोड़ दीजिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लिखा हुआ मैं आपसे कहूंगा ही नहीं कि लिखे हुए में कुछ देखो, क्योंकि लिखा हुआ अगर समझाया ना तो भाई साहब हवा खराब आप अपनी भी करोगे और मेरी भी कर दोगे। पूछ पूछ के आप हवा खराब करने वाले हो। अब मैं आपको समझाता हूं कि वेरिएंस आखिर निकालते कैसे हैं। दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, एक वेरिएंस पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। ठीक है, देखिए हेडिंग बनाइए, प्रसरण कैसे निकालते हैं। हेडिंग बनाइए, प्रसरण कैसे निकालते हैं, यानी कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फॉर्मूला याद रखने की जरूरत। ठीक है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए दोस्त मेरे ध्यान से सुनना, आजा क्लास बोरिंग लगने लगी है, हर वो एक चीज बोरिंग लगी है जो मेरे भाई सफलता में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। हर एक वो चीज देर से समझ में आई है जो हमारे लिए अच्छी होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, जो चीज बोर करने लगे वो फायदेमंद रहने वाली है और वो जरूरी भी रहने वाली है। मजे वाली चीज कभी भी तुम्हारे, जो आपको मजा देती है ना, जो आपको बोर नहीं करती, वो कभी भी आपके काम नहीं आने वाली है। किसी भी चीज में प्रैक्टिकल करके देख लेना इस बात को। ठीक है, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं, समझदार हो यार इतने तो। देखिए अब सुनिए दोस्त मेरी बातों को, वेरिएंस हम लोग निकालते कैसे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके पास 5 संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 7 है, चौथी संख्या जो है वो 6 है और पांचवी संख्या जो है वो 5 है। पांचवी संख्या को ले दो, 5 2 7 7 14 6 20, और यहां ले दो पांचवी संख्या को 10 ले देते हैं। मुझसे पूछा गया कि इसका वेरिएंस क्या होगा। मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं, एक तो मैं वेरिएंस आपसे पूछ रहा हूं, एक तो मैं आपसे वेरिएंस पूछ रहा हूं, इस सागर जायसवाल को ब्लॉक कर देना, और एक आपसे यही स्टैंडर्ड डेविएशन पूछूंगा, ब्लॉक करो इसे, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। चलिए मेरी बातों को समझना, ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं मेरे भाई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेरिएंस आपसे पूछा जाए, कभी भी किसी भी डाटा का वेरिएंस आपसे पूछा जाए, तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ऐसे केस में आप लोग जो है वो मीन निकालिए, मीन यानी कि माध्य निकालिए। कैसे निकालते हैं माध्य? तो आप कहेंगे भैया जी सबको जोड़ते हैं, 10 और 6 16 और 7 23 और 5 28 और 2 30 हो जाएगा। जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं, ये मीन निकल के आ जाएगा। क्या ये मीन निकल के आ चुका है 6? अब इस मीन में से ये देखिए ये कितना अंतर है, मीन में और इसमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस मीन में और इसमें कितना अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 6 और 7 में 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा।
6 और 6 में 0 का अंतर है, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 6 और 10 में 4 का अंतर है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसके अंतर के वर्ग को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दोगे तो ये आपके सामने जो है वो वेरिएंस निकल के आ जाएगा। 16 और 1 17 और 1 18, 18 और 16 34 हो जाएगा। 18 और 16 34, 34/5 का मतलब होता है 5 छंग 30, 6.8 हो जाएगा। 6.8 आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, क्या समझ में आ गई बात आपको? इसका परिसर कितना हो जाएगा, इसका परिसर नहीं, इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। आज के बाद अगर आपको कभी वेरिएंस निकालना पड़े तो आपको क्या करना है मेरे भाई, जो डाटा दिया हुआ है उसका मीन निकालना है। फिर मीन से ये कितना अंतर है वो निकालना है। 6 और 2 में 4 का अंतर है, उसका स्क्वायर कर देना है। 6 में से 5 गया, 1 का अंतर है, उसका स्क्वायर कर देना है। 6 में 7 गया, 1 का अंतर है, उसका स्क्वायर कर देना है। 6 में से 6 गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 6 में से 10 गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर इन सबके स्क्वायर को जोड़ के जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दोगे तो ये आपके सामने जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, ये आपके सामने जो है वो मेरे प्यारे दोस्त वेरिएंस निकल के आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला भी मेरे प्यारे दोस्त यही था कि मीन और दिए गए डाटा का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर देना और उसे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना तो आपके सामने वेरिएंस निकल के आ जाएगा। आपके सामने वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही हम लोगों को करना होगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो वेरिएंस जो निकल के आया है आप लोगों का, उसी का अंडर रूट अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों का निकल के आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई यहां। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई डाटा आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों से प्रसरण पूछ रहा है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग मीन निकालिए। मीन और डाटा के डिफरेंस का स्क्वायर का सम कर दीजिए और उसे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने जो है वो वेरिएंस निकल के आ जाएगा। और वेरिएंस का अंडर रूट अगर आप लोग कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सुमित चौधरी का नंबर निकालना और इस अभी कॉल करो। इसका कोई किताब का इशू है ना? इसकी किताब का इशू अभी सॉल्व कर दो भाई। अब कमेंट ना आ जाए तुम्हारा, एक भी कमेंट ना आ जाए। तुम्हें 20 बार मैंने समझा दिया भाई कि मुझे याद नहीं रहता चीजों का। अभी कॉल करना, अभी इसका समाधान होना चाहिए लाइव क्लास में। क्या ये चीजें समझ में आ गई? मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, आप उसका जवाब मुझे देना। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए ये बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसे छोड़िए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको प्रसरण के बारे में अभी बता रहा हूं। यदि आपसे कभी n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण आपसे पूछा जाए, n संख्याओं का प्रसरण आपसे पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका प्रसरण निकालने का तरीका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, n² - 1/12 होता है। क्या होता है? n² - 1/12 होता है। अगर वो आपसे कह दे कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, तो यदि वो n संख्याओं का प्रसरण आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, n का स्क्वायर -1/12 कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 में से एक जाएगा 224 बटे 12 कर देंगे। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 होगा, 8 बचेंगे, 12 छिंग 72, 18.6 करके आ जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जब भी आपसे n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण पूछा जाए, n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण आप लोगों से पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त उसका फॉर्मूला होता है n² - 1/12।
n² - 1/12 होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप लोगों से n सम संख्याओं का प्रसरण पूछा जा रहा है तो मेरे भाई वो n² - 1/3 होता है। अगर आपसे विषम संख्याओं का प्रसरण पूछा जा रहा है तो वो n² - 1/12 होता है, 3 होता है। जो सम संख्याओं का निकालने का होता है वही मेरे भाई विषम संख्याओं का निकालने का होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? आइए मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको जरूर फॉर्मूलों को याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बार इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण पूछा जाता है तो मेरे भाई n² - 1/12 होता है। और अगर सम संख्या या विषम संख्या का प्रसरण पूछा जाता है तो वो n² - 1/3 होता है। अगर आपने प्रसरण निकाल लिया है तो उसी का अंडर रूट कर देंगे। बेटा प्रसरण को वेरिएंस बोला जाता है। अगर उसी का अंडर रूट हम लोग कर देंगे तो हमारे पास मानक विचलन आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से करना, बहुत शांति से आगे बढ़ेंगे, बहुत शांति से आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा कल कोई बात नहीं, परसों हो जाएगा, लेकिन चीजें एक एक क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सीजीएल मेंस में कितना आसान सा क्वेश्चन यहां से पूछा गया था मानक विचलन से। ठीक है, देखिए उसने कहा है ये संख्याएं आप लोगों के सामने हैं और आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से प्रसरण पूछा है। सबसे पहले आप लोगों को मीन निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालते हैं मेरे भाई, सबको जोड़िए, 16 और 12 28, 28 और 10 38 होता है, 38 और 8 46 और 4 50 होता है। कितनी संख्याएं हैं टोटल, 5 संख्याएं हैं, तो मीन कितना निकल के आ जाएगा, मीन 10 निकल के आ जाएगा। अगर मेरे भाई मीन 10 आ चुका है तो इसका और इसका डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसका और इसका डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका और इसका डिफरेंस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसका और इसका डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है मेरे भाई। अगर मैं इसे देखूं 10 और 16 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अपॉन में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 36 और 4 36 72, 72 और 8 80 हो जाएगा। 80/5 का मतलब क्या होता है, 80/5 का मतलब 16 होता है। 80/5 का मतलब क्या होता है, 80/5 का मतलब 16 होता है। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? तो आप कहेंगे भैया जी इस बात में कोई परेशानी नहीं है। अब आपको आ गया प्रसरण निकालना। अच्छा ये बताओ कि अगर ये प्रसरण है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मानक विचलन क्या हो जाएगा? अगर ये प्रसरण है तो मानक विचलन क्या हो जाएगा? तो आप लोग मुझसे कहने वाले हो भैया जी जो प्रसरण निकल के आया है ना उसी का अंडर रूट कर देंगे तो वो मानक विचलन निकल के आ जाएगा, यानी मानक विचलन 4 आ जाएगा। मानक विचलन 4 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये दो चीजें आपने निकाल दी। अब ये देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है, यहां लिखिए अपनी कॉपी में इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट क्या पड़ता है, पहला पॉइंट बना के लिखिए। अगर आप किसी संख्या में, अगर आप हर एक संख्या में कुछ जोड़ते हैं, हर एक संख्या में कुछ जोड़ते हैं या हर एक संख्या में से कुछ घटाते हैं, मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ये दी हुई संख्या है। अगर आप हर एक संख्या में कुछ जोड़ते हैं या हर एक संख्या में से कुछ घटाते हैं तो मेरे भाई मानक विचलन और प्रसरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक विचलन और प्रसरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक विचलन और प्रसरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में इस बार पूछा गया है 2026 में कि अगर उसके मानक, अगर उसकी प्रत्येक टर्म में से 7 घटा दिया जाए तो उसके मानक विचलन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे मानक विचलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के बाद अगर वो हर एक टर्म में से कुछ घटा रहा है या हर एक टर्म में कुछ जोड़ रहा है
तो मानक विचलन पे मेरे प्यारे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे जी इसे करके दिखा दो, तो मेरे भाई आप एक काम करना, मैं ये घर के लिए आप लोगों को टास्क देता हूं कि यहां हर एक संख्या में आप 2 की या 3 की गुणा करना, और जब 2 या 3 की गुणा करके आप लोग जो है उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो आप देखेंगे जितना अब आ रहा है उतना ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तब आएगा। निकाल के देखना मेरे भाई, क्योंकि मीन भी बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस वही रहेगा। मीन भी अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो मीन भी बढ़ेगा, और मीन बढ़ेगा तो मेरे भाई डिफरेंस उस केस में नहीं बदलता है। कुल मिला के आप लोग ये याद रखिएगा कि मेरे भाई अगर आपने इन हर एक संख्याओं में कुछ जोड़ा या कुछ घटाया, मान लो आपने सब में 5 जोड़ दिया, मान लो आपने सब में 3 घटा दिया, तो आपसे पूछेगा उसके मानक विचलन पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कह देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कह देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां लिखिए अगर किसी में मल्टीप्लाई के करते हैं, अगर किसी में मल्टीप्लाई के करते हैं मेरे भाई, तो मेरे भाई मानक विचलन भी के गुना हो जाएगा, मानक विचलन में भी के की गुणा हो जाएगी, मानक विचलन में भी के की गुणा हो जाएगी, और प्रसरण में के स्क्वायर की गुणा हो जाएगी, प्रसरण में के स्क्वायर की गुणा हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि मानक विचलन का स्क्वायर करके ही प्रसरण आता है, प्रसरण का वर्गमूल करके ही मानक विचलन आता है। आज के बाद अगर किसी हर एक संख्या में आपने के की मल्टीप्लाई करी और आपसे ये पूछा कि भैया जी इसके प्रसरण पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहना प्रसरण जो है इसका के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मानक विचलन के टाइम्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम्स हो जाएगा, और वेरिएंस जो है वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये सेम वैल्यू है भाई, या तो 10 जोड़ना ही होगा, या 10 घटाना ही होगा, या 12 की मल्टीप्लाई ही करनी होगी, या 14 12 से मतलब 12 की मल्टीप्लाई, कोई भी सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सा आगे आइए, अगर आप डिवाइड करते हैं, किसी को डिवाइड करते हैं, मान लो आपने हर एक टर्म को के से डिवाइड किया, तो फिर से वही मानक विचलन भी के से डिवाइड हो जाएगा, मानक विचलन भी के से डिवाइड हो जाएगा, और प्रसरण जो है वो के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, मानक विचलन भी के से डिवाइड हो जाएगा, और प्रसरण भी के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। बेटा ऐसे कराने लगा फिर तो ये शाम निकल जाएगी, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इसमें एक बार करके तो देख लीजिए खुद। चलो मैं दिखा देता हूं, इन सारी संख्याओं में आपने 2 जोड़ दिया, 4 और 2 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 16 और 2 18 हो गया। आपने हर एक संख्या में 2 जोड़ दिया। अब आप इनका मीन निकालिए, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 12 44 और 10 52, 52 और 6 58 हो जाएगा, 58 हो रहा है भाई, है? 2 जोड़ा है ना, 4 2 6 8 2 10 10 2 12 12 2 14 16 2 18 हो जाएगा, 10 और 6 16 16 और 12 28 28 और 4 32 10 42 8 50 10 60 हो जाएगा। अगर मैं देखूं कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे 5 टर्म्स हैं, क्या मीन जो है वो 12 आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, 12 और 6 का अंतर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 12 और 10 का अंतर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 12 और 12 का अंतर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 12 और 14 का अंतर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 12 और 18 6 का अंतर 6 का स्क्वायर 36 आएगा। वही तो डिफरेंस आ रहा है, वही तो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर दी गई संख्या में आप कुछ भी जोड़ते हो या कुछ भी घटाते हो, तो आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ही क्यों जोड़ा है मूर्ख प्राणी, कुछ भी जोड़ लो, 2 का एग्जाम्पल दिया है, 2 का एग्जाम्पल दिया है। अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो, किसी से भी डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम्स हो जाएगा, और वेरिएंस जो है वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। डिवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मेरे भाई के से डिवाइड कर देना,
और वेरिएंस में के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ठीक है, अलग अलग जोड़ोगे, अलग अलग के लिए आगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये एनडीए में आपसे पूछा गया है, ये एनडीए में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, सांख्यिकी की परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक आप लोगों को दिए हैं, ये 10 छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं। वो आपसे ये कह रहा है सबसे बड़े 5 परीक्षणों का प्रसरण बताइए। सबसे बड़े निकाल लो भाई, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 50 है, तो आपको एक तो 50 लेना है, सबसे बड़े 5 परीक्षण लेने, उसके बाद आपको 47 लेना है, उसके बाद 47 लेना है, 47 के बाद क्या लेना है, 41 लेना है, 41 के बाद क्या लेना है, 35 लेना है, और 35 के बाद क्या लेना है, 32 लेना है। आप लोगों को इन 5 परीक्षणों का प्रसरण निकालना है, वेरिएंस निकालना है। निकालिए भाई, पहले तो मीन निकाल दीजिए। 7 और 1 8 5 13 2 15 को 5 हासिल 1, 3 और 1 4 3 7 4 11 4 15 5 20 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्याएं हैं, यानी कि इनका मीन जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। अब मीन में से घटाइए, 41 में से 50 जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर 81, 41 में से 47 जाएंगे 6 का स्क्वायर 36, 41 में से 41 जाएंगे 0 हो जाएगा, 41 में से 35 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 41 में से 32 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और मेरे भाई जितने पद हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए, क्या प्रसरण निकल के आ जाएगा आपके सामने। 81 और 36, 81 81 162 होते हैं, और 36 36 72 होते हैं। और मेरे भाई 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 और 2 4 होगा, 16 और 7 23 होगा। आप जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 छंग 30 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। तो सबसे बड़ी 5 वैल्यूज का वेरिएंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46.8 आ जाएगा। सबसे बड़ी 5 वैल्यूज का वेरिएंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46.8 आ जाएगा। बेटा कुछ भी ऐड कर लो, 46.8 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए, एक तो तरीका है आप निकाल लो, मेरे भाई। 11 धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब यानी 1 से शुरुआत करेंगे, 0 से मत करना। अगर वो धन बोल रहा है यानी पॉजिटिव बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना है। और कहां तक जाना है मेरे प्यारे दोस्त, वो 11 तक जाना है। या तो इसका प्रसरण आप निकाल लीजिए मीन निकाल के, या फिर आप डायरेक्ट जानते हैं, अगर नेचुरल, ये नेचुरल नंबर ही तो है मेरे भाई, अगर नेचुरल नंबर का वेरिएंस आपसे पूछा जाता है तो n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, यही तो होता है मेरे भाई। इसका मतलब n कितना है, 11 है, 11 का स्क्वायर 121 में से 1 जाएगा तो 120 हो जाएगा, और 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका वेरिएंस कितना आ जाएगा, इसका वेरिएंस जो है वो 10 आ जाएगा। इसका वेरिएंस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो टाइम दे देंगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप कह रहे हो जी टाइम दिया करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। सम का पूछे चाहे विषम का पूछे, आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है। अगर मैं यहां से पूछूं 10 सम प्राकृतिक संख्या है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, -1/3, यानी कि 99/3 करेंगे, और 99/3 का मतलब क्या होता है, यानी इसका प्रसरण जो है वो 33 आ जाएगा। इसका प्रसरण कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 33 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बता दो, इंतजार करते हैं भाई आप लोगों के जवाब का, इंतजार करते हैं आप लोगों के जवाब का। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखो, 15 विषम संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 में से 1 घटाइए, 3 से डिवाइड करिए,
यानी 224/3 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 छिंग 18 होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 74.67 हो जाएगा। क्या निकाल लेंगे आप प्रसरण? दिए गए डाटा का प्रसरण निकाल लेंगे। पता है, एक दिमाग में नई उपज चल रही होगी, वो आपसे कह देगा जी आपने छोटे छोटे करा दिए। अगर उसने 25-30 संख्या दे दी और उनका प्रसरण पूछ लिया तो फिर वो आपसे क्वेश्चन छुटवाना चाहता है। फिर वो आपसे चाहता है कि आप क्वेश्चन को देख के, अगर आपको मेथड पता है कि भाई ये मेथड जो है वो लेंदी जाएगा, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन को छुटवाना चाहता है। फिर आपको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैं बात करके आ चुका हूं। वेरिएंस निकालिए और वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस निकालिए, उसी का अंडर रूट कर देंगे, उसी का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, उसी का अंडर रूट कर देंगे तो मानक विचलन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रसरण मीन्स वेरिएंस, हाँ वही होता है, प्रसरण माने वेरिएंस। उसने कहा है 5 मानों का विचरण, विचरण माने वेरिएंस दिया हुआ है। अगर वेरिएंस आप लोगों को दिया है तो उसका डायरेक्ट अंडर रूट निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मानक विचलन आ जाएगा। और मानक विचलन ही आपसे पूछा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहली बात, मानक विचलन नेगेटिव नहीं हो सकते। भाई रूट निकालेंगे वेरिएंस का, रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, फिर तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो नेगेटिव तो शुरू में ही काट दो। अब आपको एक डाटा दिया हुआ है, ये रहा वो डाटा जो आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछ रहा है वो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा यानी प्रसरण निकालना पड़ेगा? कैसे निकालते हैं मेरे भाई? सबसे पहले मीन निकालिए। मीन क्या होता है? मीन, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? सबको जोड़ दो, 6 और 5 11, 9 20, 20 और 13 33, 33 और 12 45 और 8 53 और 10 63 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से काटेंगे तो क्या मीन जो है वो 9 निकल के आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मीन आ चुका है तो आप वेरिएंस कैसे निकालेंगे यानी सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? भाई 9 में से 6 घटाइए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 घटाइए 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 9 घटाइए 0 का स्क्वायर 0, 9 में से 13 घटाइए 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 12 घटाइए 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 8 घटाइए, तो ये क्या लिख दिया? 9 में से 13 घटाइए 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 12 घटाइए 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 8 घटाइए 1 का स्क्वायर 1, और 9 में से 10 घटाइए 1 का स्क्वायर 1, अपॉन संख्याएं कितनी है? 7 है। 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25 25 50 51 52, यानी 52/7 हो जाएगा। और मेरे भाई ये तो वेरिएंस है, इसका स्क्वायर यहां लगा देंगे स्क्वायर रूट, तो ये इसका मानक विचलन हो जाएगा। और उसने मानक विचलन ही आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मानक विचलन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अगर हम प्रसरण का अंडर रूट कर देंगे तो प्रसरण के अंडर रूट को ही मानक विचलन कहते हैं। प्रसरण के अंडर रूट को ही मानक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, देखना भाई ये एनटीपीसी सीबीटी, हाँ एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। अच्छा, वैसे निकालोगे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत कैलकुलेटिव। जब भी आपको कोई समांतर श्रेणी दी गई हो, बच्चा ध्यान से सुनना, जब भी आप लोगों को कोई समांतर श्रेणी दी गई हो और आप लोगों से क्या पूछा हो? मानक विचलन पूछा हो। आप लोगों से मानक विचलन पूछा हो, मानक विचलन पूछा हो, आप लोगों से मानक विचलन पूछा हो, तो कैसे निकालेंगे? क्या कोई मुझे बताएगा? वैसे तो तरीका मैंने बता दिया है। ये कितनी वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं? ये 6 वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं। अब इन 6 वैल्यूज का मानक विचलन निकालना है।
तो पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब वेरिएंस निकालोगे कैसे? पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा, मीन का और इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और फिर उसका स्क्वायर करके मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्रोसेस बहुत बड़ा। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इसके एपी में अगर ये दी हुई है तो मानक विचलन कैसे निकलता है? सर ये पॉइंट में आ रहा है, कैलकुलेटिव जा रहा है, बताइए कोई बता पाएगा क्या? कोई बता पाएगा क्या? देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे भाई सबसे पहले आपको मोड के अंदर डी लेना है, डी मतलब दो पदों के बीच का अंतर लेना है, फिर अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस वन बाई कितना होता है फॉर्मूले में? 3 है या 12 है? एन स्क्वायर माइनस वन बाई 3 है या 12 है? 5 से, हाँ 5 से गुणा हुआ है, 12 है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसे मेथड से भी अभी आप लोगों को बता दूंगा, बहुत लेंदी चला जाएगा, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। जब आपने ये देखा कि भैया 25 और 30 का डिफरेंस 5 है, 30 और 35 का डिफरेंस 5 है, 35 और 40 का डिफरेंस 5 है, 40 और 45 के बीच का डिफरेंस 5 है, और 45 और 50 के बीच का डिफरेंस 5 है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये श्रेणी जो है आप लोगों को एपी में दी गई है। जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और कभी भी समांतर श्रेणी का अगर आपसे मानक विचलन पूछा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए अंतर कितने का है? 30 में से 25 गया, 5 का अंतर है। अंडर रूट के अंदर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 में से 1 जाएगा, 35 बचेगा, और 35 बटे यहां कितना लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, 35 बटे 12 लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, 24 होगा, 11 बचेगा, 110 हो गया, 12 निम्मा 108 होगा, 108 2 बचेगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। क्या ये लगभग 2.91 बार जाएगा? अच्छा मुझे एक चीज और बताएंगे आप लोग, आप कहेंगे जी पूछो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.79 का 1.7 का स्क्वायर क्या होता है? 2.89 होता है। क्या ये 2.89 के लगभग लगभग है? यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो लगभग लगभग 1.7 के करीब हो जाएगा, लगभग लगभग 1.7 के करीब हो जाएगा। तो मेरे भाई 17 पंजे 85, लगभग लगभग 8.5 के नजदीक हो जाएगा, लगभग लगभग 8.5 के नजदीक हो जाएगा। याद रखना इस फॉर्मूले को कि जब भी कोई श्रेणी जो है, अच्छा एग्जामिनर भी आप लोगों के साथ ये नहीं चाहेगा कि अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा हो कि वो 25-30 संख्या दे देगा और फिर वो आपसे मानक विचलन पूछेगा। आप पिछले क्वेश्चंस उठा के देखिए, वो बहुत कैलकुलेटिव चीजें नहीं देता है, और कैलकुलेशन वाली चीजें देता है तो वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देगा जिससे क्वेश्चन का जवाब जल्दी आ जाएगा। और अगर उसने वास्तव में कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया है तो फिर वो आपसे छुटवाना चाहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, शांत होइए, पहले अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए। आज हमने दो चीजों पे बात की, पहला वेरिएंस पे बात की, दूसरा मानक विचलन पे बात की। वेरिएंस हमें निकालना आ गया तो मानक विचलन में कुछ नहीं होता, वेरिएंस का अंडर रूट ही मानक विचलन होता है। पहली बात क्लियर। अगर मैं आपसे यह कहूं कि वेरिएंस हम लोग निकालते कैसे हैं, प्रसरण हम लोग निकालते कैसे हैं, तो जब भी हम लोगों के पास कोई डाटा दिया होता है, मान लो ये डाटा दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद जो मीन में और इसमें डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जितनी संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो ये वेरिएंस आ जाएगा, और वेरिएंस का अंडर रूट अगर कर देंगे तो वो हमारे पास मानक विचलन निकल के आ जाएगा। अब जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो चीजें पॉइंट में चलती हैं, चीजें पॉइंट में चलती हैं, और पॉइंट में कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी। मेरे प्यारे दोस्त
अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसका मुझे मानक विचलन निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई डाटा एपी में आप लोगों को दिया हुआ है, एपी मतलब इन दोनों पदों के बीच का अंतर जो है वो समान लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप उस केस में इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पहले लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, पहले लेंगे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग डिफरेंस, दो पदों के बीच का डिफरेंस डी कहलाता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उसके स्क्वायर में से एक घटा के 12 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे डिफरेंस जो है वो 5 दे रखा है, एन जो है वो टोटल टर्म्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, 36 में से एक गया 35/12, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 2.91 का अंडर रूट लगभग 1.7 होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, कितने बच्चों को ये लग रहा है जी अगर इसका मेथड और हो जाता ना काम बन जाता, अपना मेथड और हो जाता तो काम बन जाता, हमें ये चीजें समझ में आ जाती, कैलकुलेशन बैठेगी। मैं फिर से कह रहा हूं मेथड की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ये चीज मेथड से नहीं होगी, मेथड से एक बार करके देखना, ये चीज मेथड से भी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, पता ऐसे चलेगा, हाँ पता ऐसे चलेगा कि बीच का अंतर समान है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। आप कहेंगे अगर बीच का अंतर समान नहीं हुआ, तो वो तो निकाल रखा है, जब बीच का अंतर समान नहीं होगा, जब बीच का अंतर समान नहीं होगा तो वो तो निकाल रखा है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब 2025 एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, वॉइस नॉट ऑडिबल, देखना भाई क्या चक्कर है, हेलो 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 हेलो, नहीं एक का नहीं है, देखो वॉइस नॉट ऑडिबल, लक्ष्य है, नीचे करो, लक्ष्य की दिक्कत आ रही है भैया, लक्ष्य अपने इस मामले को देख, सबका मामला फर्स्ट क्लास है दोस्त, तेरे साथ ही दिक्कत है। उसने कहा है 100 प्रेक्षणों का मानक विचलन 10 है, 10, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 20 जोड़ दिया जाए, भाई साहब जोड़ने और घटाने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नया मानक विचलन क्या होगा 10 ही रहेगा, जोड़ने और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया, ये रहा सीजीएल मेंस जो कल परसों हुआ है, जो कल परसों हुआ है भाई साहब, ये रहा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। एक बार मुझे बताइए, एन मानों का एक समूह है, ये एन डाटा आप लोगों के सामने दिया हुआ है, इनका मानक विचलन क्या है, इनका मानक विचलन 5 है, इन सब में से 7 घटा दिया, अगर हर एक पद में से 7 घटाया है तो मानक विचलन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, जोड़ने और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का 5 ही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी एनडीए में आपसे पूछा गया है, देखिए इतना इजी बेटा, जब चीजें सीख जाते हैं ना तब इजी लगती हैं, अगर नहीं पता होता तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते दोस्त। ठीक है, 100 प्रेक्षणों का मानक विचलन क्या है, 10 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा, और फिर 20 से विभाजित कर दिया जाए, जब विभाजित करते हैं तो विभाजित का फर्क पड़ता है, मानक विचलन भी उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 1/2 नया मानक विचलन 0.5 हो जाएगा, नया मानक विचलन 0.5 हो जाएगा। ठीक है, नया मानक विचलन जो है, नया मानक विचलन जो है वो 0.5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब एक इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ के चलिए, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ के चलते हैं मेरे भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, आपके दिमाग में एक भी पल के लिए ये नहीं आना चाहिए जी इसमें फॉर्मूले बहुत है, अगर आपको ये लगे कि हम बोर हो रहे हैं मुझे तुरंत बता देना, मैं क्लास छोड़ दूंगा, फॉर्मेलिटी मुझे पूरी करनी नहीं है। ठीक है, लेकिन मजेदार चीजें हैं ये, 2-3 चीजें और पढ़ लो, बस 3 क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूले पर बेस्ड है,
ये फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, इसका मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है एडिशन। यानी कि मेरे भाई आपके पास n पद हैं, उनके स्क्वायर का सम आप लोगों को अगर निकालना है, मान लीजिए आपके पास ये n पद हैं, x1 x2 x3 और ऐसे ही n पद हैं, और इन n पदों के स्क्वायर का सम आप लोगों को निकालना है, इसका मतलब होता है समेशन। सम आप लोगों को निकालना है तो आप n जितनी पदों की संख्या है वो, मीन जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर प्लस मेरे भाई वेरिएंस आप लोग यहां जोड़ देंगे। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, भाई क्या लिखा हुआ है मुझे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, आपके सामने मान लो, आपके सामने जो है, मान लो आपके सामने n पद दिए हुए हैं, आपके सामने मान लो n पद दिए हुए हैं, ये ऐसे डाटा दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके स्क्वायर का सम बताइए, इसके सभी के स्क्वायर का सम बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, इनके सभी के स्क्वायर का सम मैं पूछना चाह रहा हूं। यानी कि समेशन का मतलब होता है ये, और मैं इसके स्क्वायर का सम आपसे पूछना चाह रहा हूं। आई जो है वो 1 to n है, n तक मैं लेके जा रहा हूं, इसके सभी के स्क्वायर का मैं सम पूछना चाह रहा हूं। तो वो होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या और जो आपने मीन निकाला है उसका स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिग्मा स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस कहते थे, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस कहते थे, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस कहते थे मेरे भाई, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस कहते थे। ठीक है, चलिए ये रहा, सिग्मा जो होता है वो मानक विचलन होता है, सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना मेरी बात को समझना, क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन आता है भाई साहब एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, थोड़ा सा सुनना मेरे भाई। देखिए उसने कहा है 100 पद हैं, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं 100, उनका माध्य कितना दिया हुआ है 50, मानक विचलन कितना दिया हुआ है 3, मानक विचलन मतलब सिग्मा की वैल्यू 3 है, तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वो आपसे ये कह रहा है कि 100 पदों के वर्गों का योगफल क्या होगा, 100 पद हैं, इनके वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया जी योगफल पूछना चाह रहा है, वर्गों का योगफल पूछना चाह रहा है, तो पदों की संख्या जो मीन दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस मेरे भाई मानक विचलन का स्क्वायर यानी कि सिग्मा का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 2500 में 9 जोड़ोगे 2500, 9 और 2 जीरो की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक छुटकी भर का क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर निकालते रह जाना, ना ये आसान है ना स्टैटिक्स आपने आसान बनने दिया। सिग्मा में कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। सिग्मा मतलब मानक विचलन, सिग्मा मतलब मानक विचलन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा मतलब मानक विचलन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर मतलब प्रसरण और प्रसरण मतलब वेरिएंस। ये है बवाल। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, मैं लिख देता हूं, एक्सआई समेशन एक्सआई का स्क्वायर आई 1 to n यानी n तक जा रहे हैं, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है यहां मीन का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है, ठीक है भैया, ये होता है। अच्छा जी इसे बताना, ये एनडीए में पूछा गया है 2024 में, ये एनडीए में पूछा गया है 2024 में, बहुत बताइए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, सिग्मा गलत हो गया, सिग्मा स्क्वायर, बेटा सिग्मा स्क्वायर प्रसरण होता है, सिग्मा मानक विचलन होता है। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो स्क्वायर का सम 855 दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 855 दी है, पदों की संख्या कितनी है 9 है, 9 पदों तक है, पदों की संख्या 9 है।
एम जो है वो माध्य है और सिग्मा जो है वो मानक विचलन है। वो हमसे इसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो इसी की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये फॉर्मूला ही तो होता था, वर्गों का योग बराबर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर माध्य का स्क्वायर प्लस प्रसरण या मानक विचलन का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 नाम 81, 9 पंजे 45, आंसर क्या आएगा 95। आंसर क्या आएगा 95 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा दोस्त मेरे 95 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। आपके सामने डाटा स्क्वायर दिया है, 12 टर्म्स दी है, उनका स्क्वायर कितना दिया हुआ है 636 दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। आप कहेंगे कैसे पता चली, आई 1 to 12 यानी 1 से 12 टर्म्स तक जानी है। अब आपसे माध्य m दिया है और मानक विचलन सिग्मा दिया है, यानी कि आप जानते हैं सिग्मा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फॉर्मूला होता है। 12 पंजे 60, 12 तिया 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब 53 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो चीजें अब शुरू होंगी, ये जो चीजें अब आपके सामने शुरू होंगी, इन पर जो है हम डिटेल में बात करेंगे कल। माध्य विचलन आप लोगों का बचा है, 2 तरीके से निकालते हैं। वो 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है, आपसे वो माध्य के अलोंग पूछ सकता है, आपसे वो माध्यिका के अलोंग पूछ सकता है। ये मेरे भाई बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला हम लोग नहीं जानेंगे, है ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये यूपीएसआई में पूछा, ये एनडीए में पूछा है मेरे भाई। ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। अब एक यूपीएसआई का क्वेश्चन ये रहा, यूपीएसआई का भी क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को बतानी है। ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए बहुत आसान चीजें हैं, कल हम कोशिश करेंगे इन चीजों को खत्म करने की। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। आगे कल बढ़ेंगे मेरे भाई, यहीं पे हम लोग अपनी आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। 67 फिर से देख लीजिए, 67 देख लेते हैं भाई। 67 में क्या बवाल आया, 100 पदों का माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है। मानक विचलन मतलब सिग्मा की वैल्यू, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई साहब। ये मानक विचलन 3 दिया हुआ था, तो मानक विचलन का स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है।